Namaskar and good morning. I, Dr. Sitendra Malik, welcome you on my YouTube channel Dr. Sitendra Malik. और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया गया ज्योग्राफी नेट 2020 के पेपर में अपीयर हुए थे। और इस पेपर के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। केवल जो सवाल हैं और उन सवालों के जो संभावित जवाब हो सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन रहेगा। और ऐसी उम्मीद है, क्योंकि बहुत मेहनत से इस पेपर को सोल्व किया गया है और ऐसी उम्मीद है कि 90% से ज्यादा की एक्यूरेसी जो है वो इसमें मिलने की संभावना है। और जब आंसर की फाइनली अपलोड कर दी जाएगी यूजीसी के द्वारा, उसके बाद सभी आंसर्स की जो विस्तृत व्याख्या है, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, उसके साथ एक और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो अभी के लिए केवल और केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि क्या उनका नेट का एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, तो उम्मीद यही है कि 65 से 70% के बीच जो है वो जनरल कैटेगरी की मेरिट रहने की संभावना है। तो आप आने वाले समय में इस वीडियो में जो डिस्कशन होगा उस डिस्कशन के द्वारा आप अपने आप का को इवेलुएट कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और आप लोगों से सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप प्लीज इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन का करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जो है वो आप प्रेस करिए और बेल आइकन पे ऑल को आप जो है सिलेक्ट कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियो जो है वो ज्योग्राफी के जो एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत जल्दी अपलोड हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चर्चा और बातों पे ना करते हुए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर आया है, उस पेपर के अनुसार यहाँ पर मैच लिस्ट दी गई है जिसमें सेटलमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है लिस्ट 1 में और उनका पैटर्न है लिस्ट 2 में। और इसमें जो संभावित जवाब जो बनता है वो इसमें बनता है 1, क्योंकि ए के हिसाब से जो चीजें हैं वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, बी जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, सी क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है और डी जो है वो मोर क्लस्टर्ड देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। तो इसका जवाब जो है वो बनता है आंसर 1। दूसरा सवाल जो यहाँ पर है इसमें है कि डिजिटाइजिंग और स्कैनिंग दे आर द एग्जांपल ऑफ व्हिच जीआईएस प्रोसीजर। किस जीआईएस प्रोसीजर के ये भाग हैं? देखिए, डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग नॉर्मली डेटा इनपुट का पार्ट होता है और ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसलिए इसका जो संभावित जवाब जो बनता है मेरे हिसाब से वो बनता है जवाब नंबर 2 जो है डेटा एक्विजिशन, क्योंकि डेटा को एक्वायर करने के लिए जो है हम डिजिटाइजेशन करते हैं और हम स्कैनिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पूछा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड की 3 फेजेस थी, उसमें जो सेकंड फेज है जिसमें मार्केट विद मोबिलिटी फैक्टर प्रोडक्शन रिमेन जो है वो फोकस रहा था। तो ये जो चीजें रही थी 1970 से 1990 के बीच का जो दशक था उस दशक में जो है ये सारी चीजें रही थी। तो जवाब आंसर जो है इसका बनता है नंबर 3। मैच लिस्ट देखिए, यहाँ पर जो है सी सॉल्ट का जो सी वाटर है उसके सॉल्ट का नाम दिया गया है और साथ में उसका जो परसेंटेज अमाउंट है वो दिया गया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ए के साथ जो मैच होता है वो 2 नंबर होता है और यहाँ पर ए के साथ 2 में आंसर नंबर 1 और 2 दोनों दिए गए हैं। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड जो है सेकंड हाईएस्ट कंपोनेंट है 3.806। तो बी में जो 1 है वो भी यहाँ पर आंसर नंबर 1 और 2 दोनों में दिया गया है। और इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तो जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये तीसरे नंबर का हाईएस्ट कंपाउंड जो है वो कंप्राइजिंग फैक्टर होता है। तो 1.65 यानी सी के लिए 4 और डी के लिए जो है इसमें आंसर बनता है 3 और इसका सही जवाब बनता है आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 में रिमलैंड थ्योरी के बारे में पूछा गया है जो एमजे स्पाइकमैन ने दी थी। और एमजे स्पाइकमैन की ये जो थ्योरी है ये माजिद हुसैन की किताब में जो डिस्क्रिप्शन है और कुछ किताबों में भी जो मिलता है ये 1944 में दी गई थी, यानी आंसर नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑथर के नाम है और साथ में उनकी किताबें दी गई हैं। देखिए, वेबर ने जो किताब लिखी थी वो थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज थी
यानी ए का जो सही जवाब है वो 4 बनता है और यहीं पर आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है, क्योंकि ए का जो जवाब नंबर 4 है, मैच नंबर 4 ए के अगेंस्ट जो है वो केवल आंसर नंबर 4 में दिया गया है। और इसको और पुख्ता यदि आपको करना है तो हूवर जो है वो लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बात कर रहे थे, फ्रेड जो थे उनका बिहेवियर और लोकेशन के ऊपर डिस्कशन था, और स्मिथ जो है वो इंडस्ट्रियल लोकेशन के ऊपर बात कर रहे थे। तो इसका जो सही आंसर बनता है ABCD का 4 3 2 1 यानी आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर जो है वो हिप्सोमेट्रिक कर्व के बारे में कुछ डिस्कशन दिया गया है, और इसमें जो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब बनता है वो आंसर नंबर 1 बनता है। इसमें A, B और C तीनों करेक्ट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट को लेके बहुत ज्यादा बात जो है वो नहीं करी जाती है हिप्सोमेट्रिक कर्व में। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है यहाँ बताया गया, देखिए सोलर बीम है और वर्टिकल है, दोपहर के समय है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे गिरती है, तो इसका इल्यूमिनेटिंग एरिया भी इसके समान ही होते हैं। तो आंसर नंबर 1 जो है 1 मीटर विड्थ जो है इसका सही जवाब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो कुछ मेजरिंग मेथड्स हैं और इन्होंने डिवाइस करे थे। देखिए उस चीज को लेकर अगर यहाँ पर जो है वो बात करी जाए, चर्चा करें, रैंक कोफिशिएंट जो मेथड है ये केंडाल के द्वारा दिया गया था। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी जो है केंडाल का यूज होता है और उसमें रैंक कोफिशिएंट यूज होता है। तो ए के सामने 3 जो है वो केवल आंसर नंबर 1 में दिया गया है, तो ये आंसर नंबर 1 इसका जो है वो बिल्कुल सही है। और बी में भी अगर आप देखेंगे तो क्रॉप यील्ड और कंसंट्रेशन जो इंडाइसिस है ये जसवीर सिंह ने दिए थे। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड जो है इसको डुडले-स्टाम्प के द्वारा दिया गया था, और इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो मोहम्मद सफी ने दिया था। तो आंसर नंबर 1 इसका सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर बात करें तो यहाँ पर असरटेन है और रीजन दिया गया है। असरटेन है कि ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो इनइक्वलिटी को जो है वो बढ़ाया है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो स्टेट्स थे इंडिया में। और दूसरा ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 63% नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो यूज करता है और 93% वर्कफोर्स। ये जवाब गलत है, क्योंकि भारत में जो है वो सबसे ज्यादा जो वर्कफोर्स इन्वॉल्व है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो ए सही है और आर जो है वो गलत है, तो सही जवाब बनता है इसका आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हीटिंग ऑफ ऑर्गेनिक वाटर के बारे में जो है वो बात करी गई है। और इसमें देखिए अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन से हीट होती है, काइनेटिक एनर्जी का जो फ्लो होता है, गर्म पानी जब दूसरी जगह जाता है तो वहां पर भी तापमान बढ़ा देता है। पोलर आइस का मेल्ट होना टेम्परेचर में कोई चेंज हीटिंग को नहीं देता है, और वाइलेशन ऑर्गेनिक लॉ भी जो है इस तरीके का कुछ नहीं करता है। तो ए और बी यानी आंसर नंबर 3 जो है इसका सही जवाब बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री के बारे में बात करता है। ये पार्टीशन के बाद ड्रॉ करी गई थी, और इसके संदर्भ में देखिए अगर हम बात करें तो ये कॉन्सिक्वेंट बाउंड्री है, क्योंकि ये एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो आया था और जिसके परिणाम स्वरूप ये बाउंड्री जो है वो डिलिनिएट हुई थी, जिसमें कल्चरल रीजन भी था, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन भी था। तो कई सारी चीजें जो है इसमें शामिल होती है। तो आंसर नंबर 4 जो है कॉन्सिक्वेंट इसका राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं रिजिड वेव्स दैट सराउंड जियोसिंक्लाइन अकॉर्डिंग टू पॉपर। तो उन्होंने इसको ट्रेटोगेन का नाम जो है दिया था, आंसर नंबर 1। 14 फिर से असरटेन और रीजन के बारे में बात करता है। असरटेन है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज कॉन्कोमिटेंट टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड एज वन कैन नॉट फंक्शन विदाउट द अदर। इसमें प्रोडक्शन और ट्रेड जो है वो दोनों एक साथ काम करते हैं, और ये बात भी जो है वो सही है। और दूसरा इन्होंने कहा स्केल, वॉल्यूम और एफिशिएंसी जो है वो ऑल कंटिन्यू टू इंक्रीज। देखिए ये बात दोनों सही है इसमें जो करी गई है, लेकिन क्यों ट्रेड और प्रोडक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ चलता है इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करता है, और उसका रीजन नहीं एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो मेरे हिसाब से बनता है वो आंसर नंबर 2 बनता है कि दोनों सही है, लेकिन आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15 इस डेफिनेशन के बारे में बात करता है कि इसको आइडेंटिफाई करिए। और ये जो डेफिनेशन है पोल्यूशन की, ये लॉर्ड केनेट के द्वारा जो है वो दी गई थी। तो आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 रिसाइकल पीरियड की बात करता है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का रिसाइकल पीरियड, इस पे मैं भी बहुत ज्यादा श्योर जो है वो नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से कम जो है
इसका जो रिसाइकलिंग पीरियड बनता है वो 100 ईयर को जो है वो जरूर बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, इन दो चीजों के बारे में बात करता है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, और ये दोनों की दोनों जो काम थे ये फ्रेडरिक रेडजेल के थे, तो आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से रिसर्टेन और असर्टेन और रीजन है, तो इसमें बोट के बारे में बात करी गई है। बोट देखिए पब्लिक और खासकर जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो पीपीपी के बारे में गवर्नमेंट में आज हम बात करते हैं उसको लेकर है, और इस पीपीपी को ही जो है वो बढ़ावा देने के लिए जो नेशनल हाईवेज है और इन सब के बारे में जो है इसमें काफी सारा काम जो है वो किया गया था। तो इसमें जो असर्टेन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो आर करता है, तो सही जवाब बनता है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1। 19th जो क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करता है, और इसमें देखिए अगर हम बात करें कि कौन सी फैक्ट जो है वो सही नहीं है, तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन इसमें जो सही जवाब मेरे हिसाब से बनता है वो बनता है आंसर नंबर 2। केवल ए जो है वो इसको सही से एक्सप्लेन नहीं करता है क्योंकि इसमें रीजनल डिस्पैरिटी आई थी। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ दर्रे और जो है उनके एरिया दिए गए हैं, तो इसके संदर्भ में देखिए अगर हम देखें बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, तो ए के सामने 3, जो आंसर नंबर 3 और 4 दोनों में है। बारालाचा दर्रे की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है, तो बी के सामने 4, और इसका सही जवाब भी जो है वो आंसर नंबर 4 बनता है, क्योंकि जेलापला जो है ये सिक्किम में पाया जाता है और लिपू लेकला जो है ये उत्तराखंड में है, तो आंसर नंबर 4 जो है इसका सही जवाब बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हो गए जो होती है आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 स्टडी इन सोशल एंड हेल्थ इश्यूज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ये देखिए मेटा जो जियोपॉलिटिक्स है उसकी देन है बेसिकली हेल्थ में, डोमेस्टिक में, स्ट्रेटेजिकल में, एनवायरमेंटल इश्यूज जो इंटरनेशनल लेवल पर जो डिप्लोमेसी डेवलप होती है, तो इसका सही जवाब आंसर नंबर 2 मेटा जियोपॉलिटिक्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें दो स्टेटमेंट है कि सभी जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वो कुछ काम करने में सक्षम होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ऑफ मोशन होती है, ये गलत है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ मोशन, तो इसमें केवल जो है वो 1 इसमें सही है, तो इसका सही जवाब जो बनता है वो 3 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 24 विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नोडल रीजन, तो नोडल रीजन इसमें से देखिए मेरे हिसाब से जो बनता है वो नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो इसमें एक नोडल सेंटर की तरह काम करता है, जिसके चारों तरफ जो है बहुत सारी चीजें विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 ये देखिए हार्टलैंड थ्योरी मैकिंडर ने दी थी, यानी ए के अगेंस्ट 4, और आंसर नंबर 1 में केवल जो है वो ए के अगेंस्ट 4 दिया गया है, तो ये सही जवाब भी बनता है क्योंकि रिमलैंड स्पाइकमैन की बी का 3, क्लासिफिकेशन ऑफ जो स्टेट है वो वॉल्करबर्ग की थी, तो सी का 1 है, और लॉ ऑफ टेरिटोरियल ग्रोथ ऑफ स्टेट जो है रेडजेल ने जिसको लेम्बरसम के नाम से जो है उन्होंने संबोधित भी किया था, तो आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो कंट्रीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता है, जहां पर सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है वो इंक्लूड होती है, और इसमें जो है ए, बी और सी जो है वो इसका के साथ मैच करते हैं, क्योंकि हाई डेवलप्ड इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सबसिडेंस फार्मिंग में नहीं, वहां पर जो है कमर्शियल फार्मिंग आ जाती है, तो आंसर नंबर 4 जो है इसका मेरे हिसाब से सही जवाब बनता है। 27 में फिर से असर्टेन है, और इनमें मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी के बारे में बात करी गई है, तो इसमें आर जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर नंबर 1 जो है इसका सही जवाब बनता है। क्वेश्चन 28 बहुत आसान है क्योंकि मिक्सिंग रेशो टोटल कैपेसिटी होती है, और उसमें जो प्रेजेंट होता है 5 ग्राम है, तो 5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट विल बी इज इक्वल्स टू 25%, यानी आंसर नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है। 29 में फिर से दो स्टेटमेंट हैं, और इन स्टेटमेंट में से देखिए अगर बात करी जाए तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें बिल्कुल सही है, आंसर नंबर 1 इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 में फिर से स्टेटमेंट दी गई है, और इसमें भी ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, आंसर नंबर 1 फिर से राइट जो है इसमें बनता है। और फिर यदि हम बात करें 4 स्टेटमेंट है वेक्टर डेटा के बारे में बात करते हैं, तो इसमें से
जो बी आंसर है यानी आंसर नंबर 2 वो वेक्टर मॉडल को जो है ठीक से दर्शाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हाई कार्टोग्राफिक जो आउटपुट क्वालिटी होती है वो वेक्टर डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बाकी इससे मैच नहीं करते। तो आंसर नंबर 2 है। 32 में फिर कुछ लैंडफॉर्म्स हैं और एजेंट्स हैं। देखिए मोनेग्नोक जो है ये रिवर का लास्ट होता है, जो WM डेविस ने बात करी थी, तो A के अगेंस्ट 3 है और आंसर नंबर 1 इसमें यहीं से जो है वो क्लियर हो जाता है। ब्लाइंड वैली ग्राउंड वाटर डेवलप करता है, ड्रमलिंग ग्लेशियर डेवलप करता है और ड्राई कैंप्स जो है ये विंड में डेवलप होते हैं। तो 3, 4, 2, 1 जो है इसका मैच यानी आंसर नंबर 1। क्वेश्चन 33 असर्टेन और रीजन के बारे में बात करता है और इसमें देखिए आर जो है वो गलत है, क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग सिस्टम जो प्रोडक्शन का होता है वो बेस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिवली पुअर लैंड पे नहीं होता है। तो ए ठीक है लेकिन आर जो है इसमें गलत है। आंसर नंबर 3 इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 बे ऑफ बंगाल और जो अरेबियन सी की ब्रांच है वो पंजाब और जो एडजॉइनिंग हिमालय रीजन है यहाँ पर आकर उनका मिलन होता है। तो आंसर नंबर 1 जो है इसका राइट बनता है। 35 में अगर हम बात करें तो सोलर रेडिएशन के रिफ्लेक्शन बैक की अगर बात करें तो ये अल्बिडो है और 30% यानी आंसर नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर बनता है। 36 में हार्टसॉन के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि ज्योग्राफिक कोड का फ्यूचर किसने सेट किया था, तो रिस्टोफेन से जो है हार्टसॉन ज्यादा प्रभावित थे। तो आंसर नंबर जो है 4 इसमें राइट बनते हैं। 37 में फिर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और इन स्टेटमेंट में से देखिए सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है। तो आंसर नंबर 3 जो है इसमें राइट आंसर बनता है। और थ्योरीज देखिए थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो थ्योरी थी ये जेफरी के द्वारा दी गई थी। तो आंसर नंबर जो है वो 4, यहीं से A के अगेंस्ट 2 जो है केवल एक में ही दिया हुआ आंसर नंबर 4 में। और आगे अगर आप देखें तो जियो सिंक्लाइन की थ्योरी हाल और डाना B का 3, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हैश जो है C का 4 और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिज्म जेम्स हटन, तो आंसर नंबर 4 बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि डिपॉजिट्स हैं और उनके एजेंट बताने हैं। तो मोरेन ग्लेशियर लेकर आता है कि A के अगेंस्ट 2 केवल 1 है, आंसर नंबर 1। सिल्ट रिवर डिपॉजिट करती है, B का 4 है। लोएस विंड डिपॉजिट करती है, C का 1 है। ड्रिफ्टस्टोन जो है ये अंडरग्राउंड वाटर का जिसको हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं वो फीचर होता है, तो D का 3 आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40 2 डायमेंशनल डायग्राम एरियल जो इंफॉर्मेशन है उसको देते हैं, तो आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पूछा गया है कि कौन सी वेव्स एपी सेंटर पे सबसे डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो जो एल वेव्स हैं खासकर लव वेव्स जो है ये काफी घातक होती है और एपी सेंटर पे भी इनकी वजह से काफी नुकसान होता है। तो आंसर नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर बनता है। फिर से असर्टेन और रीजन दिया गया है 42 में और इसमें से जो है A सही है लेकिन R जो है वो गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत बड़ा एब्जॉर्बर है हीट का। तो आंसर नंबर 3। 43 में यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी और ऑप्टिमम लोकेशन की बात है, तो C जो है इसमें परफेक्ट एक लोकेशन को जो है ये शो करता है मेरे हिसाब से, तो आंसर नंबर 3। 44 में यहाँ पर हिंट में भी अपने को मिल जाता है कि 34.13% है, तो आंसर नंबर 1 जो है वो 44 का सही बनता है। 45 में फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी से पूछा गया है कि किन व्यक्तियों का संबंध जो है वो नहीं था, जो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं थे। तो बोमेन की बात अगर हम करें तो बोमेन और जो रेटजेल है ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, क्योंकि रेटजेल एंथ्रोपो ज्योग्राफी से ज्यादा संबंध जो है वो रखते थे, लेकिन जॉन्स्टन बेसिकली पॉलिटिकल ज्योग्राफी बी और सी जो है इसमें जॉन्स्टन और रेटजेल की अगर मैं जो है वो बात करूं तो इन दोनों का संबंध जो है वो नहीं था। बोमेन भी जो है इलेक्ट्रल ज्योग्राफी पे कुछ काम कर रहा था, मैकेनिक्स का भी काम आता है इसमें, तो इसका सही जवाब जो बनता है वो आंसर नंबर 4 इसमें जो है मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। डी और सी जो है इनका कोई संबंध नहीं था। 46 में इनइक्वालिटी और दो गिवन डिस्ट्रीब्यूशंस में, तो इसको बेहतर तरीके से लोरेंज कर्व प्रदर्शित करती है, आंसर नंबर 4।
47 हिस्टोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हिस्टोग्राम सबसे बेहतर होता है। आंसर नंबर 1 इसमें सही है। 48 में अगर बात करें नो सरप्लस और नो डेफिसिट रीजन की, अगर जो है देखिए यहाँ पर बात करी जाए तो ये नॉर्मली 35 डिग्री से 38 डिग्री के बीच का जो है जो लैटिट्यूड्स होते हैं वह ना बहुत ज्यादा गेन होता है हीट का और ना बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोग जो है क्लाइमेटोलॉजी की किताब में देखेंगे तो यही वो लैटिट्यूड्स हैं जहां पर आकर जो है ये दोनों की दोनों कर्व सरप्लस और डेफिसिट दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। तो 38 डिग्री यानी आंसर नंबर 3 इसका जो है वो राइट आंसर है। 49 में फिर कुछ वीवर के मेथड्स ऑफ क्रॉस कॉम्बिनेशन के बारे में जो है काफी डिटेल से दिया गया है। तो ए और बी जो है इसमें मेरे हिसाब से सही है। आंसर नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 में फिर पोस्ट ग्लोबलाइजेशन फेज के बारे में जो है पूछा गया है कि कौन सी चीज जो है वो सही नहीं है। तो स्पाशियल इंटीग्रेशन जो था वर्ल्ड इकोनॉमी का वो इसने बढ़ा दिया, तो ये बात जो है वो थोड़ी सी कम इसमें जो है वो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में देखने को मिली है। तो आंसर नंबर 1 जो है वो 50 में राइट बनता है। और हाइपर मार्केट देखिए अगर बात करी जाए तो हाइपर मार्केट ये वो मार्केट्स होती हैं जो एक तरीके से जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है और नॉर्मली इनकी लोकेशन जो है वो बाहर की तरफ होती है, तो आउट ऑफ द टाउन, ये नॉर्मली फ्रिंज एरिया में होते हैं। तो आंसर नंबर 3 जो है इसमें राइट बनता है। और फिर जो है इसमें फिर से अगर हम देखें तो आर इसको ए को सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर नंबर 2 जो है वो 52 में राइट बनता है। और प्राइमेट सिटी का जो कॉन्सेप्ट था ये 1939 में दिया गया था, तो आंसर नंबर 3। 54 में जो है आर करेक्ट नहीं है क्योंकि थर्मल इंफ्रारेड को हम थर्मल सेंसर के द्वारा कर सकते हैं। ए सही है, रेडियोमीटर इसके लिए यूज होता है, तो ए सही है, आर गलत है। आंसर नंबर 3। 54 की अगर बात करी जाए 55 में देखिए हिमाचल से झेलम रिवर ये जो है यमुनानगर सॉरी ये जम्मू एंड कश्मीर जो कश्मीर घाटी है वहां से गुजरती है, तो आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 56 में ये देखिए इसमें वैसे तो 26 मिनट का गैप होता है और 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड की जो कंडीशंस होती है वो 24 घंटे 56 मिनट में जो है पूरी होती है, लेकिन यहाँ क्योंकि 50 मिनट्स दिया गया है तो ये दोनों जो है वो सही है और आर इसका एक्सप्लेन भी करता है, तो आंसर जो है वो 1 इसमें राइट बनता है मेरे हिसाब से। आंसर नंबर 1 जो है क्योंकि ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। 57 जो है ये प्रिसिपिटेशन का टाइप और उनका अप्रोक्सीमेट साइज के बारे में बात करता है। तो देखिए मिस्ट का जो साइज है ये 0.005 से 0.05 तक होता है, तो 1 के अगेंस्ट 3 है और ये 2 ऑप्शंस में यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और बी स्नो की बात करें तो इन चारों में स्नो का साइज सबसे बड़ा है जो 1 से लेकर 20 मिलीमीटर, यानी बी के अगेंस्ट जो है 4 इसमें राइट आता है। तो इसका जो सही जवाब बनता है 57 क्योंकि यही से ये डिकोड भी हो जाता है। आंसर नंबर 2 और सी में फिर जो है 2 नंबर की अगर बात करी जाए 0.5 से 5 ग्रेपुल्स का और सी जो है 2 से 5 मिलीमीटर का साइज होता है। डी के अगेंस्ट जो है इसमें 1 बनता है, तो आंसर नंबर 2 जो है 57 में राइट है। 53 में फिर से रीजन और असर्टेन दिया गया है और इस पे आर जो है वो इसमें गलत है और ए जो है वो सही है। आंसर नंबर 3 इसका राइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 59 ये बात करते हैं कि साइंटिफिक मरीन मीटियोलॉजी जो है ये एमएफ मौरी जो है इसके बेसिकली फाउंडर थे, तो आंसर नंबर 2 जो है इसमें सही आंसर है। 60 में अरब स्कॉलर जिन्होंने टोलमी की बुक को मॉडिफाई किया था, ठीक किया था, तो अल इदरिसी का जो है ये काम था, जो आंसर नंबर 4। 61 में पूछा गया है कि ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस, तो ये ऑब्वियसली हेटनर की स्टेटमेंट थी, तो आंसर नंबर 2। 62 में फिर से असर्टेन और रीजन जो है वो दिए गए हैं और इसमें आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है
तो आंसर नंबर 1 इसका राइट बनता है। 63 में फिर जो है वो कार्बन के सोर्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर बनता है वो ए और बी जो है वो सही है इसमें, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन और कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, लैंडस्लाइड से और ओपन माइनिंग से मीथेन ज्यादा रिलीज होती है, तो डी इसमें नहीं आता है। तो ए और बी जो है यानी आंसर नंबर 1। 64 ड्राई पॉइंट सेटलमेंट ये वेट एरिया में होती है और इन चारों में से वेट एरिया डेल्टा का एरिया है, तो आंसर नंबर 1 जो है इसका राइट बनता है। 64 के केस में अगर बात करें, 65 दिया सबमर्ज अपलैंड शोर होती है, आंसर नंबर 1। 66 की बात करें तो कौन सा मैप है जो रिलेटिव रिलीफ और एवरेज स्लोप दोनों को दर्शाता है? ये ट्रैकोग्राफिक जो मैप्स होते हैं वहां पर ये दोनों चीजें दी जाती हैं, तो आंसर नंबर 1। 67 में ये कोपेन के बारे में पूछा गया है कि एएफ टाइप क्लाइमेट कहां तक एक्सटेंड करती है। और कोपेन की देखिए अगर आप क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो ए बी सी डी ई तक जो उन्होंने दिया है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हाईलैंड की जो क्लाइमेट है कोपेन के अकॉर्डिंग वो 1500 मीटर से ऊंचे जो एरिया है वहां पर हाईलैंड क्लाइमेट यानी अलग तरह की उसकी क्लाइमेट को अलग से उन्होंने डिफाइन किया है। तो चाहे ए बी सी किसी की बात करें तो 1500 मीटर की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वहां तक ये जलवायु पाई जाती है, तो आंसर नंबर 2 जो है इसमें राइट बनता है। 68 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। देखिए पेड़ पौधे जो जमीन से जो ग्रहण करते हैं अपने आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, तो आंसर नंबर 2 जो है इसका राइट बनता है। 69 में लैंडफॉर्म पूछी गई है जो बाकियों से यहाँ पर डिफरेंट है। तो देखिए रैपिड्स की बात करें इरोजनल लैंडफॉर्म है, एस्कार्पमेंट की बात करें इरोजनल लैंडफॉर्म है, क्वेस्टा की बात करें इरोजनल लैंडफॉर्म है, लेकिन ड्रिपस्टोन ये डिपोजिशनल होता है। स्टेलेक्टाइट मैंने पहले भी बताया था, तो आंसर नंबर 4 जो है इसमें डिफरेंट है। 70 में फिर से असर्टेन और रीजन दिया गया है और मेरे हिसाब से आर इसको एक्सप्लेन करता है, तो आंसर नंबर 1 इसमें राइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 71 ये सैंड ड्यून्स इलोंगेटेड रिज राइट एंगल पे जो बनते हैं वो ट्रांसवर्स ड्यून होते हैं, तो आंसर नंबर 3। और फिर जो है यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कंपोनेंट है जो मैच नहीं करता है डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से, तो नेचुरल सिलेक्शन, अडॉप्टेशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तीनों जो है वो डार्विन के थे। नेचुरल हैजार्ड के बारे में डार्विन ने कोई बात नहीं करी थी, तो आंसर नंबर 1 यहाँ पर जो है वो राइट बनते हैं। और हाउस होल्ड रजिस्टर जापान में इसको कोसेकी कहा जाता है, तो आंसर नंबर 3। और फिर यहाँ पर टाउप ऑफ क्लाउड देखिए अगर हम बात करें तो स्टेटस सबसे नीचे होते हैं और सीरस सबसे ऊपर होते हैं, तो शुरू में सी और लास्ट में डी केवल जो है वो आंसर नंबर 2 में दिया हुआ है। तो 74 का जो सही जवाब बनता है वो आंसर नंबर 2 ही बनता है। और 75 में यहाँ पर कोरेट सीक्वेंस बताना है। देखिए सबसे पहले एनेक्सीमेंडर थे, उसके बाद हिपार्कस थे, हिपार्कस के बाद एरोडोटस हुए और एरोडोटस के बाद इरेस्टोथनीज जो है ये हुए हैं, तो आंसर नंबर 1 जो है इसका सही जवाब बनता है। और दोस्तों मेरी फिर आप लोगों से जो है एक बार अपील जरूर रहेगी कि कुछ गैप हमारे रहा और काफी समय तक मैं वीडियोज किन्हीं पर्सनल कारणों से अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि पारिवारिक स्थितियां थोड़ी सी ऐसी उलझ गई कि उनको संभालने में समय लग गया। लेकिन और वीडियोज भी जो है आप चिंता ना करिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ और वीडियोज भी आप तक आएंगे। तो 75 तक हम जो है वो पहुंच चुके हैं और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 90% के आसपास जो है ये एक्यूरेसी रहेगी। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं, और जो साथी बीच में या बाद में जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 फिर दो स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, और इसमें से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल ही होता है। तो आंसर नंबर 3 इसका जो है वो राइट आंसर बनता है। 77 जो है ये पूछता है कि न्यूमेरिकल अगर हमें चेंज देखना हो तो एक इंडस्ट्री में चेंज दूसरी पे क्या प्रभाव डालेगा।
तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के द्वारा हम कर सकते हैं। तो डी ओनली यानी आंसर नंबर 4। 78 में फिर जो है ये मैट्रिक्स दी गई है, इसको एक्सप्लेन करने में तो बहुत ज्यादा समय जो है वो लग जाएगा, लेकिन आंसर नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। 79 slope replacement, it was produced given by Penck, so आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। लेकिन इस पे मुझे जो है वो थोड़ा सा डाउट भी है इस क्वेश्चन पे, लेकिन देखते हैं कि में क्या आता है। अभी इसके लिए आंसर नंबर 2 जो है उसको हम राइट लेकर चले हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कि कौन सा जो है वो फेडरल स्टेट का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें मेरे हिसाब से जो सेंट्रलाइज स्टेट होते हैं वहां पर फेडरल सिस्टम जो है वो कम काम करता है। तो आंसर नंबर 4 जो है जिसका राइट आंसर होना चाहिए। 81 में फिर कुछ किताबें हैं, उनके ऑथर दिए गए हैं। देखिए फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी एक ईपी ओडम की बुक है, तो ए के अगेंस्ट 3 2 में आंसर नंबर 1 और 2 में है। इंडिया वाटर वेल्थ ये के.एल. राव के द्वारा लिखी गई थी, तो बी में जो है वो 4 आता है। और जियोलॉजी ऑफ इंडिया ये वाडिया साहब का बहुत फेमस काम था, तो सी के अगेंस्ट जो है 2। और डैम एंड अर्थक्वेक एच के गुप्ता ने लिखी थी, तो आंसर नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर बनता है इस कॉम्बिनेशन में। और 82 में जो है फिर ये डी एक्सेलरेशन इन एग्रीकल्चर ग्रोथ पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो सही जवाब बनता है कि बी और डी जो है इसमें ठीक बात करते हैं। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो ड्विडलिंग फार्म साइज जो था और जो प्रोग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स थे इनकी वजह से जो है काफी दिक्कत आई थी। तो 82 में जो है आंसर नंबर 3 राइट बनता है। 83 में ये ग्रुप ऑफ लैंडफॉर्म जो इरोजन से बनती है, देखिए इसमें पलाया, पिनेकल्स और पॉट होल्स, यानी आंसर नंबर 1 जो है वो इसका राइट बनता है। क्योंकि केम लीवेज की बात करें 2 में से तो डिपोजिशनल है, 3 में ड्रमलिंग की बात करें तो डिपोजिशनल है, 4 में ड्रिपस्टोन की बात करें ये भी डिपोजिशनल है। तो आंसर नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर बनता है। और 84 में फिर से असर्टेन और रीजन जो है वो दिए गए हैं और मेरे हिसाब से ये दोनों सही हैं और इसको एक्सप्लेन भी करता है आर, तो आंसर नंबर 1 राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 की इसमें से जो है कौन से ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने डिक्टोमी जनरल वर्सेस स्पेशल, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बर्नार्ड वर्निस, आंसर नंबर 4। 86 में जोन ऑफ असिमिलेशन और जोन ऑफ डिस्कार्ड, ये बेसिकली सीबीडी को जब हम डिलिमिट करते हैं तो उस समय यूज होता है। तो आंसर नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। और यहाँ पूछा गया है कि 4 स्टेज जो है स्पेस इकोनॉमी को डेवलप करने में, तो ये जॉन फ्राइडमैन का मॉडल था, तो ए ओनली जो है इसमें सही जवाब आंसर नंबर 1। 88 में पूछा गया है कि कौन सा जो फॉलोइंग में से जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, यानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो सोलर एनर्जी इसमें सही आंसर बनते हैं। और 89 में फिर से असर्टेन और रीजन दिया गया है और मेरा अपना जो मानना व्यू है इसमें वो व्यू यही है कि आर जो है इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, हालांकि आर ठीक है। तो आंसर नंबर 2 जो है इसमें राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर पूछा गया है कि इम्बैलेंस डेलिब्रेट इम्बैलेंस डेवलपमेंट, तो ये हिट्समैन ने जो है इसके बारे में बात करी थी, तो बी ओनली यानी आंसर नंबर 2 जो है इसका राइट है। और फिर ये पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो मेरा अपना ये मानना होता है कि नॉर्मली पैराग्राफ से 5 सवाल होते हैं, तो सबसे पहले आप पैराग्राफ को अगर बड़े ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको सवालों के जवाब ढूंढने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो आप इन चीजों के एक बार गो थ्रू हो जाइए और हो सकता है कि आपको सवाल का जवाब डायरेक्टली भी मिल जाए। जैसे इसमें पूछा गया है कि आइडियल टेम्परेचर कंडीशन कितनी होती है, तो 27 डिग्री सेल्सियस, ये क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो 91 में आंसर नंबर 1। 92 में पूछा गया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एक्टिविटी किस समय से जो है वो जुड़ी हुई होती है, तो समर और ऑटम सीजन यहाँ पर दिया भी गया है। अगर आप जो है इसमें आप देखेंगे तो ये लेट समर और यहाँ पर जो है ऑटम के बारे में बात करी भी गई है। 93 में पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन जो है
तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, तो प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। तो इसमें देखिए अगर हम जो है यहाँ पर बात करें तो ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें नंबर की लाइन में ये चीज जो है वो क्लियरली दी भी गई है। तो आंसर नंबर 393 में 94 में ये पूछते हैं कि रीजनल नेम क्या है वेस्ट इंडीज में और अटलांटिक ओशियन में। नॉर्मली सभी को हरिकेन कहा जाता है क्योंकि साइक्लोन इंडियन ओशियन में है, विली ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में है, टाइफून इसको जो है वो जापान में कहा जाता है, तो या चाइना और जापान में चाइना में इसको टाइफून कहा जाता है। तो हरिकेन इसमें आंसर नंबर 2 94 में। और 95 में ये पूछते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के साथ फॉग एसोसिएट नहीं होता है, तो आंसर नंबर 4 जो है इसमें सही बनता है क्योंकि वायलेंट विंड होती है, थंडरस्टॉर्म भी होता है, टोरेंशियल रेनफॉल भी होती है। क्वेश्चन नंबर 96 फिर एक टेबल के साथ आया है। देखिए इसमें पूछा गया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 2 मिनट का समय 1 मिनट का समय लगेगा सभी को जोड़ने में और इसका टोटल बनता है 125 यानी आंसर नंबर 1। और फिर अगर इसमें 97 क्वेश्चन में पूछा गया है कि 301 से 400 के बीच में जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 40 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आप लोग जो है इसको करते हैं तो 19.2 जो है आंसर नंबर 2 इसका राइट बनता है। 98 में जो है मोड पूछा गया है कि इसमें मोड तो L1 प्लस जो फॉर्मूला है मोड का उसको आपको अप्लाई करके एक बार निकालना पड़ेगा, तो मोड इसका आता है 441 आंसर नंबर 4। 99 क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 401 से 500 की जो क्लास है उसमें, तो आपको वहां तक अगर आप टोटल कर लेके आते हैं तो 80 जो है यहाँ पर बनता है क्योंकि 4 12 16 और 24 जो है 40 और 40 80 जो है यहाँ पर 80 बनती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है इसका अरिथमेटिक मीन, तो FM से आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं या और जो फॉर्मूला आपको उचित लगे, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन आता है वो आता है 483। तो ये सारा का सारा डिस्कशन था आप लोगों के साथ नेट 2020 का जो पेपर अभी रिसेंटली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और UGC के द्वारा कंडक्ट किया गया, तो इस वीडियो के द्वारा आप लोग जो है वो देख सकते हैं और अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं और उम्मीद है कि 90% के आसपास हम जो है वो सही रहेंगे। तो ऐसे ही और वीडियोज और जैसे ही की आ जाएगी इसका डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है 2 पार्ट्स में वो भी मैं अपलोड करूंगा और इसके अलावा भी कुछ जो वीडियोज हैं और इसमें से भी देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो वीडियोज मैंने डाले हुए हैं उनमें से और जो कुछ सोल्ड क्वेश्चन पेपर और MCQs डाले हुए हैं उनमें से भी कुछ सवाल जो है इसमें आए हुए हैं। तो इसी तरीके का जो बेनिफिट है वो आप लोगों तक पहुंचता रहे और मेरी जो मेहनत है उस मेहनत का अगर थोड़ा सा हिस्सा भी आप लोगों की कामयाबी में शामिल हो जाता है तो वो बहुत ही खुशी की बात है। तो I again thank each and everybody who is connected with me through this YouTube channel, and I again ask to those people who are not connected with me that please subscribe this channel to get the latest update of videos that are uploaded by me on this YouTube channel. So thank you very much। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन कि आप बाकी साथियों के साथ भी इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू अ बेस्ट लक फॉर योर नेट एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।